हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम बात कर रहे होंगे आज 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो इस एग्रीकल्चर चैप्टर जो कि काफी बड़ा चैप्टर था, तो आज फाइनली हम ये चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि होगा लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर चैप्टर फिनिश, बचे कुछ एक दो चैप्टर है ज्योग्राफी में, 100% कंप्लीट हो जाएगा, SST भी कंप्लीट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ। और आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि आप जानते होंगे कि हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से आपको हेल्प करने के लिए हमने बनाए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हो कि सबसे पहले मैं बात करूं टेलीग्राम। ठीक है, तो टेलीग्राम हमारा एक चैनल है। टेलीग्राम पे JR ट्यूटोरियल्स नाम से ही है। आपको लिंक जो है इस चीज का वो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आपको बस जाना है, वो लिंक को क्लिक करना है। अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, सिर्फ ज्वाइन कर लेना जाके चैनल को। और अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं होगा तो सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। उसमें एक फायदा क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स एंड कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो होता है, मैं खुद सुबह सुबह उठ के या फिर बीच में जब भी मुझे टाइम लगता है, मैं खुद अपना फेस रिकॉर्ड करके और कुछ वीडियोस डालता हूं वहां पे, जो आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मुझसे आप बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, पर्सनल लेवल कुछ भी है, मुझे मैसेज करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करोगे, मुझे दिखेगा, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेंशन करोगे अपने स्टोरी में, तो भी मुझे दिखेगा। तो कर लेना। ये सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट कर दो। छोटे नहीं हो आप, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे यार, बड़े हो गए होते हैं, तो आपको ये सब चीज यूज करना आना चाहिए। तो डेफिनेटली मेक सम अकाउंट। कुछ चार्जेस नहीं लगते, कुछ नहीं लगते, बस आपको अकाउंट बनाना है। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, फटाफट बना लेना। चलिए आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 5। ओके, तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ, हमने फार्मिंग भी बताए थे। प्लांटेशन फार्मिंग था, गार्डन फार्मिंग था, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब हमने डिस्कस किया था। और आज आखिरी टॉपिक है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे दोस्तों आपको, जो है एग्रो टूरिज्म। क्या होता है एग्रो टूरिज्म, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं। एग्रो टूरिज्म की अगर बात करें, देखो ये जो वर्ड है टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब क्या होता है, घूमना, कुछ नॉलेज इकट्ठा करना। जैसे हम टूरिस्ट होते हैं ना, घूमने जाते हैं, जैसे हम फॉरेन कंट्री से कोई आए रहते हैं ना, अंग्रेज लोग आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो टूरिस्ट है। क्यों बोलते हैं टूरिस्ट? क्योंकि वो टूरिज्म करने के लिए आया हुआ है हमारे देश में। अपने देश में जो है लोग आते हैं, अलग अलग कंट्रीज के, कनाडा के, USA के, रशिया के, चाइना के, अलग अलग देश से आते हैं लोग और जाके घूमते हैं। क्योंकि हमारे देश में हेरिटेज साइट्स बहुत सारे हैं। लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं, कुतुब मीनार देखने के लिए आते हैं, अजंता एलोरा केव्स देखने के लिए आते हैं, ऐसे कई सारी चीज। गोवा घूमने के लिए आते हैं क्योंकि गोवा का बीच बहुत सुंदर है। इस प्रकार की चीजें होती है वहां पे। ठीक है, तो ये टूरिज्म होता है। लेकिन यहां पे एक वर्ड ज्वाइन हो गया है एग्रो। तो एग्रो टूरिज्म क्या रहेगा? एग्रो टूरिज्म मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना, जो सिटीज में रहते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग जो होते हैं बचपन से लेकर सिटीज में रहते हैं। तो जो सिटीज में रहने वाले लोग हैं, उनको रूरल लाइफ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि ये सिटीज में रहने वाले लोग क्या होते हैं, अर्बन लोग होते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं। भले बड़े मुंबई में समझ लो, बड़े बड़े शहर, चेन्नई, मुंबई, ठीक है ना, कोलकाता, जयपुर, ऐसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रहते हैं। और उनको पता ही नहीं होता है कि एक रूरल लाइफ कैसे होती है, जो एक गांव की जिंदगी होती है वो कैसे होती है, खेती कैसे की जाती है, किसान क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, फिशिंग कैसे की जाती है। इस प्रकार के गांव के वातावरण में वो लोग रहना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं पता है, टूरिज्म के लिए आते हैं गांव में। जैसे कि समझ लो कि कोई बड़े बड़े व्यक्ति, आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे फार्म हाउस वगैरह बनाते हैं या फिर रूरल एरियाज में जाते हैं, विजिट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जाके विजिट करते हैं एंड वो रूरल लाइफ में, गांव के साइड में जाके देखते हैं कि कैसा माहौल होता है वहां पे, किस प्रकार खेती की जाती है, कटाई बुनाई, जो भी चीजें हैं वहां पे वो लोग सीखते हैं। और यही चीज को कहलाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, एग्रो टूरिज्म। यानी कुछ व्यक्ति एग्रो यानी एग्रीकल्चर को टूरिज्म करने के लिए आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एग्रो टूरिज्म। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो कल को आप भी जब बड़े हो जाओगे और आप लोग बचपन से ही शहर में अगर रहे होंगे, आपने बिल्डिंग्स देखी है, अपने रोड्स देखा है, मॉल्स देखे हैं, बहुत सारी चीज देखी है, लेकिन आपने कभी गांव की लाइफ नहीं देखी, कभी खेतों में नहीं गए, कभी सरसों के खेत में जाके वो शाहरुख खान वाला पोज नहीं दिया है ना जाके, तो कभी घूमा करो जाके, बहुत सुकून मिलता है जाके। फ्रेश इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में ना बहुत मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज जाके देख लेना। साथ ही में दोस्तों कि कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जो स्पेशली रूरल लाइफ के लिए काफी बनी होती है। और जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया भी जो है, इट इज ए एग्रीकल्चरल ट्रॉपिकल कंट्री, वी कैन से ट्रॉपिकल कंट्री हमारा, जिसमें एग्रीकल्चर काफी ज्यादा लोग करते हैं। आज भी आप रूरल एरिया में जाओगे, गांव साइड कहीं पे जाओगे, तो आपको ये खेती वगैरह देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही सब चीज को हम लोग कुल मिला के अगर बात करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है एग्रो टूरिज्म। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपको एक चीज पता होगा कि एग्रो टूरिज्म तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो खेती वगैरह जो होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, उसमें क्या उगाते हैं लोग,
एग्रीकल्चर में क्या उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। तो क्रॉप्स उगाने के लिए कभी कभी बेहतरीन तरीके से उगाने के लिए लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता ही होगा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, कीटनाशक, यानी कीड़े मकोड़े जो घूमते हैं ना क्रॉप्स के ऊपर, तो ऐसा स्प्रे करते हैं। आपने देखा होगा पीछे एक ड्रम रहता है किसान के ऊपर, वो चलते चलते ऐसे ऐसा स्प्रे करता है, आपने मूवीज में देखा होगा। उसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होता है। वैसे फर्टिलाइजर्स खाद होता है, मैन्योर तरीके का, केमिकल का बना हुआ, तो ये डालते हैं जिसकी वजह से क्रॉप जो है बहुत अच्छी तरीके से खिलता है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एडवांटेज तो बहुत सारा है कि आपके क्रॉप्स फटाफट से उगेंगे, आपके क्रॉप्स बहुत अच्छी तरीके से उगेंगे, बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर आप केमिकल से बने हुए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी आएगा। हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है कि ये सब चीज किससे बने हैं, केमिकल से बने। तो केमिकल के वजह से, हजार्डस केमिकल्स की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, वो क्रॉप्स के अंदर कुछ जहरीलापन आ सकता है, पॉइजनस हो सकता है। तो ये सब चीज का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एग्रो टूरिज्म तो हमारा समझ में आ गया आपको क्या है, लेकिन एक और टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जो कि है दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम, उसका सिस्टम क्या है, कैसे स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अब जैसे कि आप मुझे बात बताओ, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज बताया था, आपको अगर याद होगा, तो हमने बात कही थी कि कोई भी खेत में जब खेती करता है, कोई किसान जब खेती करता है, तो खेती करने के बाद वो क्रॉप्स को कटाई करता है, हार्वेस्टिंग कर लेता है, तो वो क्रॉप्स को कहीं ना कहीं जाके बेचता है। तो हमने एक देखा था वर्ड होलसेल मार्केट, होलसेल देखा था हमने, होलसेल ट्रेड भी पढ़ा था एक टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि होलसेल जो मार्केट होता है, ठीक है ना, इसमें जो किसान होता है वो जाके बेचता है। और ये सब किसके कंट्रोल में होता है, ये बेसिकली क्या तालुका लेवल पे कंट्रोलिंग किया जाता है। तालुका लेवल यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है। तो किसान कभी भी डायरेक्ट जाके ना रोड पे खड़ा होके ले लो चावल ले लो गेहूं ले लो, ऐसा बेच नहीं सकता। आपने देखा है कभी ऐसा किसान करते हुए? नहीं, किसान बड़े तादाद में उगाता है, जैसे 1 टन 2 टन 10 टन 50 टन 100 टन, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कितना बड़ा खेत है उसके हिसाब से उसके क्रॉप्स भी उगते होंगे। तो कोई छोटा किसान है तो समझ लो 2 टन, उसके पूरे साल में 1 या 2 टन उगता होगा फसल, यानी कि समझ लो चावल या फिर गेहूं उगता होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको बेचने जाएगा कहां पे, होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट किसके कंट्रोल में होता है, तालुका लेवल पे कंट्रोल में होता है। वहां पे कुछ ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एमएसपी, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो होता है, उसको एक डिसाइड किया जाता है, एक रेट होता है कि कितने में बिकेगा। तो 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो जो भी होगा वो उसको बेचा जाता है। और वहां से होलसेल जो ट्रेडर्स होते हैं, होलसेल जो मार्केट होता है, वहां से वो किसको बेचेंगे, रिटेल को भेजेंगे, रिटेल ट्रेडर्स को बेचेंगे, ठीक है। वो किसको बेचेगा यहाँ पे, रिटेल ट्रेडर्स को, यानी कि होलसेल मार्केट से अब रिटेल ट्रेडर्स में आ गया। होलसेल मार्केट वाले ने क्या किया, जो दुकानदार होते हैं रिटेल ट्रेडर्स उसके पास बेचेंगे। और यही रिटेल ट्रेडर्स से कौन खरीदेगा, वेंडर्स खरीदेंगे। वेंडर्स कौन होते हैं, जो आपके दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, जो आपके बिल्डिंग के नीचे किराने के दुकान वाले होते हैं ना, जो सब्जी बेचने वाले, जो ठेले पे लेके घूमते हैं वो होते हैं ना, आपके सब्जी मंडी पे जो ऐसा सब्जी लगा के बैठे होते हैं, वो जो होते हैं ना, उनको ही हम लोग वेंडर्स बोलते हैं। और यही वेंडर्स से कौन खरीदता है, कस्टमर्स, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग दोस्तों इस चीज को खरीदते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज से ही ये पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड होता है कि पहले किसको बेचा जाएगा एंड क्या क्या स्ट्रैटेजी को अपनाया जाएगा। और यही स्ट्रैटेजी की हेल्प से धीरे धीरे जो मार्केट में जो प्लेस होता है, मार्केट प्लेस जो होता है, वहां पे जो फसल है वो आता है एंड धीरे धीरे यह सब चीज बिकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मार्केटिंग सिस्टम के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडिया में बहुत जगह नहीं फैला हुआ है। आप हर जगह देखोगे तो हर जगह आपको एग्रीकल्चर नहीं देखने मिलेगा। मुंबई में आप देखोगे, प्रॉपर मुंबई में, तो आपको सिर्फ बिल्डिंग्स दिखाई देगी, समुद्र दिखाई देगा, दुकानें दिखाई देगी, लेकिन खेती नहीं दिखाई देगी। लेकिन आप वही कहीं केरल में चले जाओ, वही आप कहीं पे यूपी साइड कुछ जगह पे चले जाओ, या फिर आप महाराष्ट्र में भी कुछ डाउन जो एरिया है, ठीक है ना, नासिक और थोड़ा सा आप सोलापुर साइड, कोल्हापुर साइड चले जाओ, वहां पे आपको जो बीड वगैरह साइड है ना, अहमदनगर बीड वगैरह साइड, वहां पे आपको खेत बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद गया हुआ हूं वहां पे, मैंने देखा है, तो वहां पे खेती बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर खेती के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपना फसल को उगाते हैं, उसको बेचते हैं, उससे पैसे भी कमाते हैं और उसी से अपना घर भी चलाते हैं। तो ये सब चीजें होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह खेती अवेलेबल नहीं है, तो जहां पे खेती अवेलेबल है वहां से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां पे सप्लाई करना पड़ेगा। तभी तो ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई जो होगा ना, वो फुलफिल हो पाएगा। नहीं तो ऐसा होता अगर कि यार जहां पे खेती है वहां पे ही लोग को अनाज मिलेगा, अदरवाइज दूसरे जगह अनाज नहीं मिलेगा, तो आधा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की वो तो भूखे मर जाता। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह है हमारे कंट्री के अंदर वहां पे अवेलेबल नहीं है, क्या एग्रीकल्चर अवेलेबल नहीं है, अनाज अवेलेबल नहीं है, तो वो सप्लाई करना पड़ता है अंदर ही अंदर, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर करना पड़ता है, और इसी से हमारा मार्केटिंग होता है।
ठीक है। जितने भी फार्मर्स होते हैं, पहली बात तो ये है कि सब बड़े लेवल पे नहीं है, कुछ कुछ छोटे लेवल पे भी फार्मर्स होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी एंड धीरे धीरे उसी की वजह से उनका इकोनॉमिकल वैल्यू भी जो है वो बढ़ता रहता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है। और यही जो फार्मर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, जिसको हम लोग एजेंट्स भी बोल सकते हैं, तालुका लेवल पे ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं और ये सब चीज को देख रेख करते हैं कि फार्मर्स के खिलाफ कोई नाइंसाफी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग फायदा भी उठा सकते हैं, किसान लोग को यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो तो उसके लिए फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे बनाए गए हैं और फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं कि ये सब चीज प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से किसान अपना अनाज को बेचे होलसेल में, उसके पैसे भी उसको मिल जाए और ये प्रॉपर तरीके से हो। और ये सब मैनेजमेंट कभी कभार नहीं होता, इसीलिए बेचारे किसान लोग क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं, ठीक है ना। ये होता रहता है, ये चीज कॉमन चीज है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा एंड यही चीज हमारे ग्लोबलाइजेशन लेवल में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर देखोगे दिन पे दिन हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो प्रोडक्शन है ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का, वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है। तो हमें ये सब चीज़ को बैलेंस करना है, फूड ग्रेन्स को ज़्यादा बढ़ाना, यानी कि हमारा जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गया है, सप्लाई कम हो रहा है। तो अब हमको ऐसा करना है कि हमारा डिमांड लिमिटेड रहे लेकिन सप्लाई बढ़ते जाए, सो दैट हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अनाज की कमी ना हो, कोई भी इंसान भूखा ना मरे, कोई भी बच्चा यहाँ पे जाके जो चीज़ें जो मांगते हैं ना वो लोग कि हमें कुछ खाने को दे दो, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं। बहुत बुरा लगता है, मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ दोस्तों, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे यार, पढ़ने की उम्र है जिनकी, वो यार बहुत, मुझे बहुत फील होता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कुछ कर सकूं उनको। मैं तो चलो कुछ ना कुछ खिला देता हूं उनको, लेकिन यार मैं कभी भी सोचता हूं तो यार ये चीज़ ना हम ओवरकम कर सकते हैं एडुकेशन से। हम पढ़ाई करवा सकते हैं उन बच्चों को अगर ऐसे वीडियोस मिलेंगे तो हमारे वीडियोस देख के वो कंसेप्ट और नॉलेज क्लियर कर पाएंगे और वो अपने हायर से हायर स्टैंडर्ड में जा पाएंगे। कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। सिर्फ अगर वो स्कूल में भी एडमिशन अगर हो जाता है ना, तो पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लूंगा उनकी, मैं पढ़ाई करवाऊंगा उनको, बस उनका स्कूल में एडमिशन हो जाए किसी भी तरीके से। तो ये सब चीजें है ना यार, हम अपनी तरफ से, मैं एज ए नॉर्मल सा टीचर में क्या कर सकता हूं, मैं आपको यही कर सकता हूं कि यार मैं जितना मेहनत करूं, आज 5-6 वीडियो बना रहा हूं, कल को मैं 10 वीडियो भी बना दूंगा आप लोग के लिए, कोई बात नहीं है। लेकिन यार हमारे वीडियोस को आप लोग ना शेयर करो ज्यादा से ज्यादा यार, मैं यही आपसे मैं रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से करते आ रहा हूं, जितना हो सके यार। महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हमारा जो नेशनल स्टडी चैनल है, आप जानते हो हमारा एक और चैनल है JR ट्यूटर नेशनल स्टडी, वो तो पूरे इंडिया के लिए हमने लाया हुआ है, तो उसमें भी कई सारे वीडियोस हम डाल रहे हैं। तो हमारे वीडियोस को आप जितना शेयर करोगे ना, तो जो नीडी बच्चे हैं, जो गरीब से गरीब नीडी पीपल, जिनको जरूरत है पढ़ाई की, जिनको कहीं से कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं मिल पाता है, जिनको कहीं से एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो हमारे कुछ वीडियोस उनको हेल्प करें, तो प्लीज शेयर करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एग्रो टूरिज्म प्लस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर। क्लियर है? बचे कुछ 1-2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं आपके सोशल स्टडीज के अंदर, तो वो भी हम ला देंगे कंटिन्यूअसली और आपका पूरा का पूरा एंटायर 7 स्टैंडर्ड का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को बस यही काम करना है, वीडियो पसंद आए, चैप्टर पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों एंड शेयर करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि जितना हो सके उतना शेयर करो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।